वाई बिग रियल स्टेट प्रोजेक्ट फेल। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। बड़े बड़े रियल स्टेट प्रोजेक्ट फेल क्यों हो जाते हैं? 7 बहुत प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रीजन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन एंड तक अगर आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एक एजेंट हो, या आप एक इन्वेस्टर हो, बायर सेलर हो। सबको जानना जरूरी है कि बड़े रियल स्टेट प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं। और अगर आप एक रियल स्टेट फ्रेशर और एंथुसियास्ट भी है और आगे जाकर रियल स्टेट इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च के साथ ये पॉइंट्स आपके लिए लेकर आती है। बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर से बात करने के बाद, 100 से ज्यादा रियल एस्टेट के टॉप सीईओ से बात करने के बाद, बिल्डर से बात करने के बाद ये कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए। सबसे पहला पॉइंट, बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने का रीजन, मार्केट मिसकैलकुलेशन एंड लैक ऑफ रिसर्च। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए। जब भी कोई बिल्डर, कोई रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर मार्केट को ठीक से पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, मिसकैलकुलेशन कर लेता है, किसी जगह पर पहुंचता है और खुद के ही डिसीजंस के भरोसे सोच लेता है कि यहाँ बड़ा सा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। 10 एकड़ की टाउनशिप, 20 एकड़ की टाउनशिप, बंगलो हो, हाइब्रिड प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्लस फ्लैट प्लस बंगलो, जो भी वो सोचता हो, या कोई प्लॉट का स्कीम, लेकिन वो मार्केट को ठीक से नहीं पढ़ पाता। उस समय शुरुआत हो जाती है उस प्रोजेक्ट के पतन की। उसे समझ में नहीं आता, अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद ये सब चीजें पता चलती है। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे से जो कंपनियां काम करती है, वो मिसकैलकुलेशंस या पर्सनल डिसीजंस पे बिलीव नहीं करती। लैक ऑफ रिसर्च बहुत बड़ा रीजन है। बड़ी कंपनी अच्छी रिसर्च कराती, किसी अच्छी रिसर्च कंसल्टेंसी, किसी कोच, किसी एक्सपर्ट को हायर करती है, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझती है, लोगों के नीड्स एंड वांट्स को समझती है, और टारगेट मार्केट को सबसे पहले जानती है कि यहाँ लेने वाला व्यक्ति कौन होगा, कहां से होगा, एवरेज सैलरी क्या होगी, क्या बजट में घर बिकेंगे, क्या बजट में प्लॉट बिकेंगे, क्या बजट में रो हाउस डुप्लेक्सेस बिकेंगे, क्या बजट में एक शॉप बिकेगी। जब ये सब कैलकुलेशन सही होते हैं, तभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट सही जा सकता है। वरना 110% इसके बिना जो व्यक्ति प्रोजेक्ट को शुरू करता है, चांसेस ऑफ फेलियर मोर देन 75% होते हैं। दोस्तों बहुत सारे बने हुए प्रोजेक्ट भी आज खाली पड़े हैं, मेट्रो सिटीज में इतने सारे खाली घर पड़े हैं। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल कैलकुलेशन है, जो प्रोजेक्ट का मिस कैलकुलेशन हो गया, वो लोगों की नीड और वांट से मैच नहीं हो रहा है। और नंबर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, बिना स्मूथ फ्लो ऑफ मनी के तो प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता। पर इसमें क्या क्या रीजन है वो डिटेल में समझिए। सबसे पहला, पुअर बजटिंग। अगर बजटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, कितना पैसा लगाना है लैंड को बाय करने में, कितना पैसा लगेगा सैंक्शन करने में, कितना पैसा लगेगा इनिशियल लेवल पे कंस्ट्रक्शन को ऊपर लाने में। कोई लोग बहुत अहंकार के साथ, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में प्रोजेक्ट अटक जाता है बिकॉज ऑफ पुअर बजटिंग। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का, ओवर रेजिलेंस ऑन डेप्ट। डेप्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना, मार्केट से उल्टे सीधे इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा लेना, 1.5%, 2%, 2.5% के इंटरेस्ट पे। अरे मेरा प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल होने ही वाला है, किसने कहा पता नहीं, कोई रिसर्च रिपोर्ट है पता नहीं, मुझे लगता है मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। तो एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत ओवर डिपेंडेंस ऑन डेप्ट मार्केट में आपकी पोजीशन को खराब कर देता है। कैश फ्लो का प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज है कि रेगुलर कैश फ्लो नहीं आ रहा है, रेगुलर यूनिट सेल नहीं हो रहा है, रेगुलर वैसा पैसा नहीं आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज। दोस्तों ये तो एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे बिल्डर कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। प्रोजेक्ट आज शुरू किया, कंप्लीट होने में 2 साल की जगह 5 साल लग गए, कॉस्टिंग में बहुत सारा डिफरेंस आ गया। अब कौन बेयर करेगा? शुरू हुआ तो जो लोहा था वो 45,000 रुपए टन था, आज 70,000 रुपए टन है। रेती का एक ट्रक 30,000 रुपए का आता था, आज 50,000 रुपए का आ रहा है। आपकी हर कॉस्ट इंक्रीज हो गई। लेबर कॉस्ट तब 500 रुपए, 600 रुपए लेबर मिस्त्री मिल जाता था, आज 700-800 रुपए मिल रहा है। ओवरऑल स्टडी करने पे पता चला कि हाई राइज पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, जो पहले कैलकुलेट नहीं किया। ऐसे हजारों रीजन है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बिल्डर करोड़ों के, अरबों के लॉस में भी चले जाते हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कोई ना कोई तो रीजन आप जरूर पहचान पाएंगे दोस्तों, जो आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा। डिलेज एंड परमिटिंग इश्यूज। दोस्तों ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें क्या होता है, आप जो भी एनओसी एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी बिल्डिंग सैंक्शन प्लान होता है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट की, फायर की एनओसी, इन्वायरमेंट की एनओसी, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट का साइज कितना बड़ा है, कितनी फैमिलीज वहां रहने वाली है, ऐसी बहुत सारी एनओसीज, ऐसी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सैंक्शनिंग लेटर्स आपको लगते हैं। कभी कभी अगर आप लेआउट डाल रहे हैं तो नॉन एग्रीकल्चर करने का सैंक्शनिंग लेटर, टीपी टाउन प्लानिंग का सैंक्शनिंग लेटर, आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट बॉडी, लोकल बॉडी काम करते हैं, उतने सारे लेटर्स की जरूरत पड़ती है, परमिशन की जरूरत पड़ती है। और कंस्ट्रक्शन में तो उससे भी 5 गुना ज्यादा, लेआउट से भी 5 गुना ज्यादा परमिशन लगती है।
कभी कभी ये आप सोचते हैं मैं 3 महीने में कर लूंगा, 6 महीने में, लेकिन 2-2 साल लग जाते हैं। इन्वायरमेंट की एनओसी आने में तो कभी कभी 3-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। बहुत सारे लोग ये सब चीजों को नहीं समझ पाते, डिसीजन ले लेते, पैसा फंसा देते और फिर बाद में आगे जाके अटक जाते हैं। किसी एक्सपर्ट का होना, किसी कंसल्टेंसी का होना, किसी कोच का होना आपको इन सब प्रॉब्लम से बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारा एक्सपर्टाइज आपको हेल्प कर सकता है तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, रियल एस्टेट गेम चेंजर आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म, उस फॉर्म को फिल करिए। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है, आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, आगे जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, उस फॉर्म को भरिए। अगर टीम आपको सेलेक्ट करती है तो एक 50,000 रुपए वर्थ का क्लैरिटी कॉल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा हम मिलकर बात करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि आगे आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, लेबर डिस्प्यूट बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन इससे पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। हम नहीं चाहते ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट आपका मिस हो। तो दोस्तों, लेबर डिस्प्यूट्स, हाँ, अगर आपका साइट शहर से थोड़ा दूर है, बहुत सारे लेबर वहां रहकर काम कर रहे हैं, 200 लेबर, 300 लेबर, 500 लेबर। कई बार हमने बहुत सारे बिल्डर से पूछा, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि आपने काम क्यों छोड़ दिया? बोले सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन वहां पर सिटी से बाहर होने की वजह से बहुत झगड़े होते हैं, मैनेज करना डिफिकल्ट जा रहा है। कई बिल्डर्स को लेबर डिस्प्यूट्स की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, काम समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता, बहुत सारे ओवरड्यू कॉस्ट भी होते हैं। तो लेबर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, बहुत बड़ा लॉस होता है। पॉइंट नंबर 5, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके पास ऐसी शानदार टीम नहीं है, आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेड्स नहीं है, उनको मैनेज करने के लिए लोग नहीं है, सुपरवाइजर के ऊपर प्रोजेक्ट हेड के ऊपर प्रोजेक्ट इंजीनियर, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप इसे सही तरीके से मैनेज करते हैं तो शायद प्रोजेक्ट सही समय पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इनएडुकेट प्लानिंग इसका बहुत बड़ा रीजन है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक तरीके से कम्युनिकेशन मैनेज नहीं होता, जो मैसेजेस मैनेजमेंट देना चाहता है वो सही तरीके से लेबर तक, वेंडर तक, कॉन्ट्रैक्टर तक नहीं पहुंचता। इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन, सही तरीके का जब एग्जीक्यूशन नहीं होता तो लेबर डिस्प्यूट की वजह से भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न। कई बार आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों पे आपके देश का इकोनॉमी, आपके स्टेट का इकोनॉमी, आपके सिटी का इकोनॉमी डिपेंड होता है। रियल एस्टेट पे पॉलिटिक्स का, इलेक्शंस का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कई बार बहुत सारे रूल्स, लॉ, रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं और इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से हो सकता है आपको एक और एनओसी लेनी पड़े, आपको और खर्चा करना पड़े, पता नहीं क्या चीजें कंपलसरी हो जाए, वहां पर भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में फर्क आता है। इकोनॉमिक रिसेशन इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अगर पूरी क्रॉस कंट्री में ही रिसेशन है तो भी इसका प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट कभी कभी चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट जो बायर होते हैं कभी कभी उनको 6.5% 7% में भी होम लोन अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही आरबीआई का रेपो रेट चेंज होता है बहुत सारी चीजों का इसमें इंपैक्ट होता है। आपका इंटरेस्ट, होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो बायर को बाय करना डिफिकल्ट होने लगता है, तो बिल्डर के फ्लैट नहीं बिकते। डायरेक्ट कनेक्शन है दोस्तों, बहुत सारा प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। इन्फ्लेशन कॉज राइज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और इन्फ्लेशन की वजह से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट राइज होती है, जिसकी वजह से अगर प्रोजेक्ट 2 साल की जगह 5 साल में कंप्लीट हुआ तो जो खर्चा होने वाला था, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया था 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ की लैंड है, 150 करोड़ बनाने में लगेंगे, 50 करोड़ 25 करोड़ रुपए मिसलेनियस एक्सपेंसेस सैंक्शनिंग में लगेंगे, फिर भी 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था, लेकिन एंड में पता चल रहा है कि 75 करोड़ भी नहीं बचे, 50 भी नहीं बचे और 5 साल लग गया, 7 साल लग गया। कुछ भी हो सकता है, कभी कभी लॉस में भी जा सकते हैं। अगर आपकी इन्वेंटरी अभी भी बची हुई है तो देयर आर वेरियस रीजंस। पॉइंट नंबर 7, पूरा डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, लोगों का रेट का एक्सपेक्टेशन, डिजाइन का एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है। कुछ लोग कहीं कहीं ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो एकदम आउट ऑफ द वे होता है, आउट ऑफ द मार्केट होता है, सराउंडिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो अगर डिजाइन सही नहीं है, लोगों को जैसा मास्टर बेडरूम चाहिए, जैसा लिविंग रूम चाहिए, जैसा, अगर फ्लैट की बात करो, अगर प्लॉट की बात करो तो जैसे एमिनिटीज चाहिए, जैसे चौड़े रोड चाहिए, ये सब आप नहीं दिया अगर आपने, और प्रॉपर्ली वो डिजाइन आपके टारगेट ऑडियंस से मैच नहीं हुआ, तो कभी कभी आप कितने भी बड़े आर्किटेक्ट को हायर कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो एग्जीक्यूशन और पुअर डिजाइन, ये दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और पुअर प्लान, अगर प्लान सही नहीं हो, लोगों को उनके बजट में चीजें नहीं मिल रही हो, या उस मार्केट को लेकर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि हम इतने तक का ही घर खरीद सकते हैं, अगर आप उसे डबल कॉस्ट, ट्रिपल कॉस्ट का घर लेकर आएंगे तो शायद रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो हो सकता है 10 में से 1 प्रोजेक्ट को आ जाए, लेकिन 9 प्रोजेक्ट पड़े रहेंगे। ये बहुत सारे रीजंस है। पुअर डिजाइन प्रोजेक्ट आर नॉट एबल टू मीट द करंट डिमांड्स। अगर करंट डिमांड्स को मीट नहीं कर रहे अपने क्लाइंट की तो भी बहुत बड़ा इश्यू है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 7 तक तो वीडियो को देख लिया है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपने अपने आसपास, अपने लोकल एनवायरनमेंट में किसी बड़े प्रोजेक्ट को फेल होते समय देखा है, या अगर आप किसी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय थे और कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ था, किस कारण से हुआ था? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, इससे पहले किसी प्रोजेक्ट में ऐसा कोई चीज आपने फेस किया तो किस कारण की वजह से हुआ? जरूर कमेंट करके हमें बताइए। आपके कमेंट से हमें और प्रैक्टिकल पावर मिलता है आपके लिए आगे बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने का। और दोस्तों, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है वीडियो हमें बनाना है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए, हम आगे जाकर उस पर नया वीडियो लेकर आएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत धन्यवाद, और हमारी बुक रिलेटेड गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।